टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे ओबीसी की वोट बैंक की। राजस्थान में बीजेपी का मानना है कि ओबीसी की उपेक्षा हो रही है और 7 जिलों में सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं। क्या है कारण, तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। साथ ही क्यों ऐसा लग रहा है बीजेपी को कि उपेक्षा हो रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का साफ कहना है कि ये इनका प्रोपेगेंडा है जिसका जल्द ही पटाक्षेप भी हो जाएगा। कांग्रेस शासित किसी भी राज्य में, केवल राजस्थान की बात नहीं है, कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाती, वो किसी भी जाति धर्म से जुड़ा हुआ हो। खैर, मजमून मैं आपको प्लेट्स के जरिए दिखाऊंगा, लेकिन हमारे साथ इस वक्त पैनल में शैलेंद्र सिंह जी भाजपा से हैं, प्रतीक सिंह जी कांग्रेस से हैं और राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में समीक्षक के रूप में जुड़े हैं। राजेंद्र जी, ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट 92 में जो आई, उसमें अगर देखें तो लगभग 52% ओबीसी मानी जा रही है राजस्थान में। अभी कुछ परसेंट बढ़ी होगी, यानी कि 50% से ज्यादा ओबीसी है। और ओबीसी को साधने के लिए हर पार्टी कोशिश करेगी, क्योंकि आधा वोट बैंक है। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों भी राहुल गांधी के एक बयान को लेकर के बीजेपी ने एक मुहिम चलाई थी कि ओबीसी का अपमान, मोदी को लेकर जो कहा उसको ओबीसी का अपमान बताया था। हालांकि बहुत ज्यादा सिरे नहीं चढ़ पाया वो मामला। एक बार फिर बीजेपी ने चुनावी साल में ओबीसी की उपेक्षा की बात कही है। इसे एक राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक पैतरे की तरह देखा जाए, या फिर समय समय पर ऐसी चीजें आती हैं, कोई नई बात नहीं है? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि ये चुनावी साल है और इस तरह की चीज़ें तो आएगी। उसका रीजन बड़ी, आप देखिए पिछले, यदि आप 2-3 महीने का देखेंगे, पूरा राजधानी का जो पूरा माहौल देखेंगे आप, तो देखेंगे कि जातियों को लेकर के सम्मेलन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कभी ब्राह्मण समाज का हो रहा है, कभी माली समाज का हो रहा है, कभी किसी और समाज का, जाट समाज का भी हो चुका है और होकर भी हो चुका है। तो आप इन सब चीज़ों को इस दृष्टि से देखिए कि एक तो प्रेशर ग्रुप तैयार हो रहे हैं कि वो अपना प्रेशर बना करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीट दिला सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हर पार्टी के अंदर अपना प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि वो अपना दमखम दिखाना चाहते हैं कि हम ये इसी स्थिति के अंदर है। ये सारी चीज़ें तो चल रही है। फिर अभी आपने खुद ने चर्चा की कि जो राहुल जी वाला पूरा जो प्रकरण है वो इसी इशू को लेकर के, ओबीसी वाले इशू को लेकर के चला। और जब कोर्ट से उनको उनके संसद सदस्यता गई है, दूसरी चीज़ें गई है कोर्ट के निर्णय के बाद में, तो इस सारी चीज़ों को लेकर के इसको कर्नाटक चुनाव के अंदर और उससे पहले के उसके आसपास के जो समय, उसके अंदर पूरे के अंदर इशू बनाया गया कि ओबीसी की, कांग्रेस वाले ओबीसी की परवाह नहीं कर रहे, ओबीसी को महत्व नहीं दे रहे, ये चीज़। और आज जो जिस तरह की स्थिति बीजेपी ने माहौल बनाने की कोशिश की, वो भी एक बार राजस्थान के अंदर ओबीसी की उपेक्षा हो रही है, जो उनको हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो ये तो एक राजनीतिक पूरा स्टंट मान के चलिए कि पूरा राजनीतिक दाव पेच है। ये इस तरह की तो नई चीजें आपको दिन प्रतिदिन देखने को मिलेगी जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं। शैलेंद्र जी, क्यों लग रहा है ऐसा कि राजस्थान में ओबीसी की उपेक्षा हो रही है? क्योंकि आपके यहाँ से जयपुर और केंद्र की राजधानी दिल्ली, दोनों जगह से हमला बोला गया है। योगेंद्र जी, आप देखिए कि देश में जैसा आपने बनाया, 1990 में बीपी मंडल कमीशन था, तब 52% ओबीसी वर्ग की जनसंख्या थी। और आज अगर अपन परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो 55-56% केंद्र में और राज्य में होगी। और आप देखिए राजस्थान में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग की जो ये बात करते हैं, इनके जो सर्टिफिकेट है वो हमेशा एग्जाम से 6 महीने पहले वापस बनवाने पड़ते हैं। हर साल ओबीसी जाति का प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ता है, जबकि जातियां कभी बदलती नहीं है। एक बार प्रमाण पत्र बन गया तो वो लंबे समय तक रहना चाहिए। लेकिन हमारे जो बेरोजगार युवा हैं, शिक्षित बेरोजगार लोग हैं और अन्य लोग हैं, उनको हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद अगर कोई तैयार परीक्षा का फॉर्म भरना है, 6 महीने पहले का सर्टिफिकेट लगेगा। एक तो ये विसंगति बहुत जबरदस्त है। दूसरी ये कि आप देखिए, जब कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र आप देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि ओबीसी और एमबीसी वर्ग को बैकलॉग देंगे, और अब 4.5 साल पूरे हो गए, अभी कैबिनेट में उन्होंने ये प्रस्ताव पास किया है। तो आप बताइए कि ओबीसी वर्ग को सिर्फ इन्होंने वोट बैंक समझ रखा है। और आप देखिए ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं, जो टीएसपी क्षेत्र है वहां ओबीसी के लोगों के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो तमाम विसंगतियां हैं, उनको लेकर इनके ही विधायकों ने
ने और पूर्व मंत्रियों ने आंदोलन भी किए हैं। और आज आप देखिए, अगर भारत में भी देखेंगे तो भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में बना था और उसके बाद किसी भी पार्टी, कांग्रेस की सरकार ने उन्होंने सुध ली, अन्य पिछड़ा वर्ग की नहीं ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको संवैधानिक दर्जा दिया पिछड़ा वर्ग आयोग को, ताकि SC ST के बराबर हमारी शिकायतों का निस्तारण हो सके। अगर कहीं जातियां हो रही हैं उस पर वो आयोग जाकर कार्रवाई कर सके। और आप देखिए किस तरह से 27% आरक्षण MBBS और MD करते थे बच्चे, उनको नहीं मिलता था, SC ST वर्ग को मिलता था, वो भी 2018 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और उसके बाद आप देखिए जितने भी केंद्र के स्कूल हैं, चाहे वो नवोदय विद्यालय हों, चाहे केंद्रीय विद्यालय हों, सैनिक स्कूल हों, सब में आप देखिए 27% आरक्षण दिया जा रहा है। और किस तरह से आप देखिए मुद्रा लोन योजना के तहत, कृषि लोन योजना के तहत OBC वर्ग के लोगों को लोन दिया जा रहा है ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें, वो अपने स्वेच्छा से उनके। तो आप देखिए कि 9 साल जो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो पिछड़े वर्ग के लिए सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से संबल देने वाले रहे। ऐसी नीतियां हमने बनाई, ऐसी नीतियां अभी चल रही हैं देश जी। तो उन्हीं का फायदा उठा लेंगे। अब राजस्थान में आप कह रहे हैं कि उपेक्षा की जा रही है। चलिए प्रतीक सिंह जी को जवाब देना है इस पे। अभी सुना प्रतीक जी आपने कि उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आपकी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री ने भी शिकायत की है, जैसा कि बता रहे हैं शैलेंद्र जी, और इसी वजह से बीजेपी को आना पड़ा OBC के लिए, उनकी मांग उठाने के लिए। देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से सरकार पिछले 4.5 साल में काम किए, जनहितैषी नीतियां लेकर के आए हैं और महंगाई से राहत दिलाने की बात करी है, तो अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है, मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है। दूसरी बात जो बोल रहे थे कि मंत्री जी ने या पूर्व मंत्री जिन्होंने मुद्दा उठाया था, उन्होंने मुद्दा उठाया था कि पिछले वसुंधरा सरकार के समय में जो विसंगति उसके अंदर ऐड की गई थी पैरेलल रिजर्वेशन के अंदर, वो दूर की जाए, वो दूर कर दी गई। तो ये उन्होंने किया था। दूसरी बात, अब राजस्थान में बात कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए OBC को कब इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया राजस्थान के अंदर? नाम बता दे मुझे। इन्होंने अपना अध्यक्ष बना रखा था OBC का, उसको भी हटा दिया। तो आप मुझे बताइए, OBC के साथ में राजस्थान के अंदर ये दोहरा रवैया तो बीजेपी अपना रही है। मोदी जी की बात कर रहे थे, मोदी जी जन्मजात OBC नहीं है। उनकी जाति को 2 जनवरी 2002 के अंदर जब वो मुख्यमंत्री बन चुके थे, 7 नहीं, इस पे मेरा घोर आपत्ति है। क्या बात कर रहे हो? बता रहा हूं, आप किसी के जाति के आधार पर आप वापस जाति के आधार पर आप किसी पे कटाक्ष कर रहे हैं। तो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। पहले इन्होंने कहा सारे और मोदी होते हैं, ये यही बात करते हैं कांग्रेस पार्टी। सच्चाई बता रहा हूँ, 7 अक्टूबर 2021 को मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली थी, और जो उनकी जो जाति है मोद गाची, वो 2002 के अंदर 1 जनवरी 2002 के अंदर वो OBC के अंदर आई। तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में, और आप देखिए ना लगातार, आप मुझे प्रदेश के नाम गिना दीजिए किसी प्रदेश का जहां पे OBC का मुख्यमंत्री बनाया हो इन्होंने। ये सिर्फ जानना, क्योंकि राजस्थान में मुद्दा बचा नहीं है तो OBC के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। अरे मुद्दों की बात कीजिए, महंगाई कम करने की बात कीजिए, जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की थी उसकी बात कीजिए, जो 500 रुपए में सिलेंडर देने की वादा किया था वो हमने निभाया, जो ERCP का वादा किया था वो हम निभा रहे हैं। आज ही के अखबार में छपी है कि 80% बांध का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जो वादे किए थे राजस्थान में वो उसकी बात कीजिए, ये आप OBC की बात करके। और दूसरी बात, हम तो बोलते हैं कि आप जातिगत जनगणना करा लीजिए, ये बोलते हैं 2011 में जनगणना चालू हुई थी, उस समय पे टेक्नोलॉजी इस तरीके की नहीं थी, 1.5 से 2 साल जनगणना चली। डेटा जब तक टेबल होता तब तक हमारी सरकार चली गई, आप टेबल कर देते उसको, किया नहीं। 2021 के अंदर जनगणना होनी थी, वो भी नहीं करी। अरे जनगणना कराइए ना, बताइए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय कीजिए ना आप, लेकिन कर ही नहीं रहे हो आप, सिर्फ वोट लेना चाहते हैं जाति के नाम पे। लेकिन राजस्थान की जनता समझ चुकी है और आपकी दुर्दशा पिछली बार से भी और बुरी होने वाली है। चलिए OBC को लेकर के मेरे ख्याल शिवराज सिंह चौहान भी शायद OBC से है, मतलब इनको जानकारी है नहीं, कांग्रेस में प्रवक्ता हवा में बात करते हैं। जैसे इनके जी ने बात कर दी उसी तरह की आपने और हवा में बात करते हैं, इनको जानकारी रहती नहीं है। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री है, आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं, परिवार से मुख्यमंत्री आप इस पे कर रहे हैं ना, आगे बताइए में नहीं थे, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात जातियां हैं, बताइए ना पहले, आप छोड़िए, आप ये बताइए, आप अन्य पिछड़ा वर्ग मुख्य जाति जाति, गांची जाति
ये एक जाति मेरे को बताइए ना, जानकारी है नहीं, जानकारी करके आते नहीं। मैं तो गोविंद सिंह आप प्रधानमंत्री फेंको गए थे, फेंके हो आप। मैं आपको बता रहा हूँ साहू भी शामिल, साहू भी है। हाँ तो यही मैं बोल रहा हूँ, जानकारी है नहीं। मुख्यमंत्री बताइए, जी ओबीसी में थे, वसुंधरा जी ओबीसी में थी, आप बताइए ना। आपने कहा देश में नहीं बनाया, राजस्थान देश की बात अपने विरोधाभास कितने प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री है वो ओबीसी है, राजस्थान का मुख्यमंत्री वो ओबीसी है, कर्नाटक का। तभी तो आप लोग ओबीसी को संवैधानिक दर्जा नहीं दे पाए और 50 साल बताइए ओबीसी को 40% आरक्षण दिया स्कूलों में। जातिगत 2011 में जनगणना हुई थी, आपने कॉलम बनाया था, आपने 2011 में क्यों नहीं टेबल की, क्यों नहीं आपने पब्लिश नहीं की? कांग्रेस पार्टी जातिगत पार्टी है। आप देखिए जाति की राजनीति करना, धर्म की राजनीति करना, ये कांग्रेस का चल रहा है। 1947 के बाद से जातियों में जाति से लड़ाया है। चलिए शैलेंद्र जी, वैसे मैं एक बात जानना चाहूंगा कि अचानक ओबीसी की जो बात निकल करके आई है उस पे कुछ सवाल खड़े होते हैं। आपने एक बात तो ये उठाई कि हर 6 महीने में ओबीसी के सर्टिफिकेट बनवाने पड़ते हैं, या मेरे ख्याल में 6 महीने में नहीं बनवाने पड़ते हैं, अगर कोई टाइम के बाद में अगर दूसरी भर्ती के लिए आपको जाना है। ये एक बड़ी, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ, लेकिन आप राजेंद्र जी जानते हैं पेंशनर को भी ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि वो जिंदा है। पूर्ववर्ती सरकार से लेकर के आज तक ये बात अभी भी देना पड़ता है, केंद्र सरकार में भी देना पड़ता है। हाँ, वो भी एक बातें हैं, कुछ है कि ये गवर्नमेंट के रूल। केंद्र सरकार ने खुद सेल्फ एंडोर्स कर दिया है कि अगर आपका सर्टिफिकेट है आप सेल्फ एंडोर्स करके भेज सकते हो, लेकिन राज्य सरकार हर भर्ती में 6 महीने पहले का सर्टिफिकेट मांगती है। कितने लाखों हमारे बेरोजगार युवा है सिर्फ सर्टिफिकेट बनाने के लिए भटकते रहेंगे। सर्टिफिकेट अरे संवैधानिक दर्जा दिया नहीं, कभी आपने शुद्ध लिया नहीं, ओबीसी भागीदारी देंगे। अच्छा आप सुन लीजिए, मुख्यमंत्री बने 27 मंत्री है। अरे आपको जानकारी हो चेयरमैन है राजस्थान में मुख्यमंत्री सब 20 से राजस्थान में ओबीसी बनाया ना, और अपना खुद का प्रदेश अध्यक्ष जो ओबीसी था उसको भी हटा दिया। बताइए ना आपने कितने मंत्री बना जी? अभी एकमात्र जाति को हमेशा यही कहते हैं, एकमात्र जाति को मैं हूँ, ओबीसी नहीं है। राहुल गांधी की मेहरबानी कभी मेहरबानी से सीएम बने, मेहनत की किसी और ने, फल मिला किसी और को। शैलेंद्र जी उनको बना देना। सुनिए अभी आपने कहा, एक बात सुनिए, अभी आपने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ओबीसी से, तब उन्होंने कह दिया कि हमारा मुख्यमंत्री ओबीसी। नहीं, मैंने बाद में इन्होंने जब इन्होंने कहा, प्रश्न इनका ये था, तो मैंने कहा आप बताइए ना आपने कितने मंत्री बना रखे हैं? हमने 27 मंत्री केंद्र में बना रखे हैं ओबीसी के, और ओबीसी को संवैधानिक दर्जा आपने दिया क्या? की बात कर रहे हैं, कब बनाया? 75 साल देश में देश में नहीं था एक भी हमारे यहाँ पे। मैंने बोला आपने कितनी भागीदारी दी, आपने इतनी सरकार ओबीसी का मुख्यमंत्री बना, मैंने ओबीसी का क्या बना किया बताइए ना। आपने ओबीसी का क्या बना दिया? कितने मंत्री हैं? कितने मंत्री, कितने बताइए ना, पहले बताइए आपके मंत्रिमंडल में, आपके बोर्ड निगमों में कितने ओबीसी हैं? चलिए ओबीसी की बात करते हैं, वो की राजनीति करते हैं, दलितों का बढ़ाने की मंत्री चले क्या बोल के? अरे आप देते ना टैक्स ने कुछ आरक्षण आरक्षण व्यवस्थाओं में सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। शैलेंद्र जी, ओबीसी की आरक्षण व्यवस्था में विसंगतियां हैं, तो दुरुस्त क्यों नहीं कर रहे आप लोग भी? एक ही राज्य सरकार की बात हो रही है ना। नहीं तो पूर्व केंद्र की सरकार ने तो 27% आरक्षण लागू करा था, आप देखिए। और हमने बताया ना कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
युवाओं को शैक्षणिक क्षेत्र में, आप देखिए मेडिकल एमडी में 27% आरक्षण, जो राष्ट्रीय, हाँ, और जो स्कूल्स हैं, केंद्रीय स्कूल्स हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय, उसमें 27% आरक्षण दिया। उसका जबरदस्त लाभ मिल रहा है। आप देखिए केंद्रीय विद्यालय में 1,30,000 के आसपास अभी ओबीसी के बच्चों का दाखिला हुआ है। नवोदय विद्यालय में आप देखिए 59,243 बच्चों का हुआ है। सैनिक स्कूल में 33% बच्चों ने प्रवेश लिया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी और छात्र छात्राओं का दाखिला हो रहा है। आप देखिए जितने भी, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उसमें हमने जो प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना दी गई है, उसमें आप देखिए 2020-21 के दौरान 619 करोड़ रुपए ओबीसी के लोगों को दिए गए हैं। उसी तरह आप देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना 22-23 में 1,073 करोड़ रुपए ओबीसी के लोगों को दिए गए। फसल ऋण किसान ऋण योजना में 22-23 में 16,000 करोड़ रुपए प्रावधान किए गए ओबीसी लोगों के लिए। रिजर्व निगम ने लाभ दिया है, लाभ मिला तो लाभ का ही बता रहे हैं कि लाभ दिया गया है। और हर योजना ये तो बैंक खाता नहीं खुला पाए, ये तो राजस्थान बिजली दी, अरे सड़कें दी, दिया भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे पाए, पेपर लीक, माफिया बनता दिया। शैलेंद्र जी, मैं राजेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। तो राजेंद्र जी, ओबीसी का प्रेम बीजेपी का अचानक जागृत हुआ है और ये कांग्रेस को अब इसका काट निकालना पड़ेगा। दोनों तरफ से आर्ग्यूज दिए जा रहे हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि अभी कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी किसी से कि हमने तो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों ओबीसी से दे रखे हैं। इनके यहाँ पे एक, अभी आपने प्रतीक सिंह को भी सुना होगा, उनका भी कहना था कि एक अध्यक्ष ओबीसी से थे, उसको भी हटा दिया। तो एक काउंटर पे चीजें चलेंगी या फिर वास्तव में कुछ पब्लिक का भला हो पाएगा, जो वास्तव में अगर लगता है बीजेपी को भी या कांग्रेस को कि उनके साथ में नाइंसाफी हो रही, तो उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता पड़ेगी? देखिए योगेंद्र जी, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर इस तरह की बात की जा रही है आज़ादी के 75 साल बाद में, तो मैं तो कहता हूँ कि लोकतंत्र की परिपक्वता वाली स्थिति नहीं मानी जा सकती। क्योंकि यदि आज भी हम जाति और समाज और वर्ग तक सीमित हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए जातियाँ हैं, वर्ग हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे सीएम या प्राइम मिनिस्टर, वो तो एक पोस्ट है। इस राज्य में एक सीएम होगा, पूरे देश के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर होगा। तो अगर जातियों में इस तरह से बढ़ते गए तो वो तो स्थिति बड़ी विडंबना वाली स्थिति होगी। और मुझे लगता है कि इस चीज को लेकर के तो कोई अगर बहस की जा रही है, आपको नहीं लगता है कि जहर घोलने का काम करते हैं राजनीति? ये मैं कह रहा हूँ कि 75 साल बाद में यदि इस तरह की बात अब की जा रही है, अब भी की जा रही है, तो बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज़ है कि जितने भी सरकारी सुविधाएं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, सबके अंदर उस आरक्षण का लाभ मिल रहा है। चाहे 27% ये जो दावा कर रहे हैं अपने कि हमने इतने लोगों को दे दी, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की योजना में अंडरस्टूड है कि वो जो सेंटर के एक्ट में प्रोविजन हो तो स्टेट में भी मिलेगा। इसलिए ये कह करके टालना कि साहब हमने दे दिया, उन्होंने दे दिया, तो सब स्टेट जो राज्य सरकार है उनकी भी बाध्यता है कि उनको देना ही पड़ेगा और मिल रहा है उनको। इसलिए तो सारी चीज़ें अलग हो गई। इसलिए इन चीज़ों से ऊपर उठ करके यदि कोई आम आदमी के भले वाली कोई बात सोची जाती है, एक सभ्य और संवेदनशील समाज की बात सोची जाती है, तो वो एक ज़्यादा अच्छी चीज़ हो सकती है। अदरवाइज हम आज जाट समाज को लेकर चलेंगे, कल गुर्जर समाज को लेकर चलेंगे, परसों मीणा समाज को लेकर चलेंगे, फिर किसी एससी जाति को लेकर चलेंगे, फिर किसी और को चलेंगे, फिर ब्राह्मण समाज को लेंगे, फिर अग्रवाल समाज को लेंगे, फिर और। तो ये एक अंतहीन सिलसिला होगा, इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। इन सब चीज ऊपर राजनीतिक पार्टियां। शैलेंद्र जी, इससे ऐसा महसूस होता है कि अवसर को भुनाने की भरपूर कोशिश की जाती है। कोई भी पार्टी हो कि अवसर के आधार पर जातियों की और धर्मों की बात की जाए तो उससे सीधा महसूस होता है कि उस अवसर को भुनाने की कोशिश की जा रही है। अब उन जातियों का भला हो नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। अभी राजेंद्र जी ने कहा कि भाई जो नियम कायदे बना दिए गए हैं उसका बेनिफिट तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर आजादी के इतने साल बाद भी हम जातियों का राग आलापते रहें तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए योगेंद्र जी, जब आरक्षण की व्यवस्था की गई थी या जो भी लाभ देने की, पिछड़ा वर्ग आदिवासी दलितों को लाभ देने की व्यवस्था की गई थी, तो संविधान निर्माताओं ने की थी। 1951 में आपको भी पता होगा कि संविधान में प्रावधान किए गए थे और किस तरह से SC ST वर्ग को दिया गया था। उसके बाद हर 10 साल बाद उसका रिव्यू होना था और वो रिव्यू
यही कहता था कि जिस वर्ग को या जिस पर्टिकुलर जाति को अगर लाभ मिल गया है तो उसको आगे बढ़ा के और दूसरी जो वंचित जाति है उनको मिलते रहना चाहिए। लेकिन आप देखिए 1951 के बाद से क्या हुआ और किस तरह से फिर बाद में 90 और 91 में जाकर ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग बना और किस तरह से फिर लाभ हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग को भी मिलने लगा। तो आप ये देखिए सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं इंगित करती है, मिल रहा है ना, नियम बना दिए आपने बनाए चाहे इन्होंने बनाए, उसी का तो बेनिफिट मिल पा रहा है। हाँ, तो जो कई जगह ऐसे नियम है जहां बेनिफिट नहीं मिल पा रहा वहां पर भी हमने बेनिफिट दिया। ये मैं आपको बता रहा था कि हर जगह बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, जहां नियम बने, राज्य के अलग नियम बने हुए हैं, केंद्र के अलग नियम है, क्योंकि केंद्र की जातियां अलग हैं, राज्य में कुछ जातियां हैं वो केंद्र से आपकी एक शिकायत थी, आपकी एक शिकायत है, क्योंकि मैं देख रहा था कि 7 जिलों के अंदर राजस्थान में खासकर मेवाड़ क्षेत्र से या टीएसपी क्षेत्र से, हाँ वही, वहां पे सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं। प्रतीक जी आपके पास आना चाहूंगा, बीजेपी का ये आरोप है कि उन्हें अटकाया जा रहा है और वहां सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने पता किया है और वहाँ पे जो जिस ओबीसी की जो जातियां हैं उसके हिसाब से और टीएसपी का दोनों उनको सर्टिफिकेट बन रहे हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। और अगर ऐसी कोई बात होगी तो उसको दोबारा से पुनर्विचार करवा करके दिखवा लेंगे अगर उसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो। बाकी अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे थे कि इनको आरक्षण मिल गया, इनको लाभ मिल गया। मेरा तो कहना यह कि क्या राजनीति में रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए क्या ओबीसी समाज का? वहां भी होना चाहिए। ये बोल रहे थे कि इतना लोन मिल गया, हमने 100 यूनिट बिजली फ्री की और 200 का आधा किया और लगभग 90% राजस्थान के परिवारों को उसका लाभ मिलेगा। बिजली पे पहले मेरा जो व्यक्तिगत बिजली का बिल था वो 750 रुपए उस पर सब्सिडी आती थी। अब वो 100 यूनिट बिजली फ्री होने के बाद तो 559 रुपए आने लग गई। अच्छा, आपकी बात का ही जवाब दे देता हूं। ये बताइए ये कैसे हुआ? आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं ना। आप राहत दे रहे हो। आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। जनवरी के अंदर 90% परिवारों का जो खपत थी वो 100 यूनिट के नीचे थी और अभी भी जो पिछले महीने की खपत है वो 87% जो व्यक्ति है उनकी 100 यूनिट से नीचे खपत है। मतलब जो 100 यूनिट के नीचे जो खपत कर रहा है वो गरीब आदमी है, वो नीचे वर्ग का आदमी है और जिसको ज्यादा राहत की जरूरत होती है उसको ज्यादा राहत मिलनी चाहिए। मेरा तो घर का 50 यूनिट बिजली फ्री, मेरा 10,000 समझ ही नहीं रहे जिसको राजस्थान की जनता को। अरे आप मेरा एग्जाम्पल आपको आप मत लीजिए ना। आप क्यों 100 रुपए की सब्सिडी भी क्यों ले रहे हैं? अरे आप बताइए ना, आप तो बोलते हैं आपने आप कटा है, आप वापस करेंगे। मैं आपको 50 यूनिट और आपने जो फ्यूल वापस दीजिए ना। आपने फ्यूल सरचार्ज के हिसाब से जो करोड़ों रुपए वसूल रहे जनता के वो भी वापस दीजिए। करोड़ों रुपए वापस दीजिए। फ्यूल सरचार्ज के नाम पर आपने 3 साल तक जो जनता को लूटा है वो करोड़ों रुपए वापस करिए। हमने तो फ्री बिजली दी जनता नहीं, यही एग्जांपल दे दिया ना। नहीं है, अभी हमने तो टैक्स लाखों रुपए में दिया, फ्यूल सरचार्ज आपने लाखों रुपए का दिया, 500 रुपए का सब्सिडी दे जब तो ये आपकी। सर मैं रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। खैर ये सिलसिला तो ऐसे ही चलता रहेगा, चुनावी साल है और चीजें निकल करके आएंगी और चुनावी साल है, ये भी देखा जाता है कि किस मुद्दे से क्या बेनिफिट मिल सकता है। इसमें मुझे कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं। गवर्नमेंट के भी जो फैसले होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चुनावी साल में उन मुद्दों पर, उन फैसलों पर गौर फरमाया जाता है जिससे सीधा बेनिफिट मिल सके मतदाता को भी और सरकार को भी। उससे वोट में डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये हमदर्दी और ये फैसले, उनसे वोट बैंक में कितनी तब्दीली हो पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से आप जनता के आंसू पहुंच रहे हैं, पहुंचिए। एक सरकार कुछ ऐसे फैसले करती है जिससे ये लगता है कि एक बड़ा हमने फैसला किया है जिससे सीधा उस कास्ट पे, उस धर्म पे, उस जाति पे, उस वर्ग पे इसका सीधा असर पड़ेगा। लेकिन अब उसको आप डाइवर्ट कैसे कर पाएंगे जिस मकसद के साथ में आप ये फैसले कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका तो पता जब वोटिंग होगी तभी लग पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।